के नियरेस्ट नेबर हमने पढ़ा भी था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम किसी अननोन डेटा का क्लास किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मुख्तलिफ नेबर को आप कंसिडर करते, फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट नेबर को कर रहे हैं, या जो है आपके नियर 3 नेबर कर रहे हैं, नियर 5 नेबर कर रहे हैं, फिर उसका अपना एक इम्पैक्ट है। जी, तो आप या तो नेक्स्ट लेवल को चूज करते हैं, या जो है 3 को करते हैं, 5 को करते हैं, डिपेंड करता है आपके केस पे और आपके रिजल्ट पे। तो जब आप सिर्फ एक नेबर को कंसिडर करते हैं तो आप में भी और फिटिंग की तरफ चले जाएं, और आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, एरर रेट आपका बहुत ही अच्छा आ जाएगा, नियर टू 0 आ जाएगा। बट उसका एक नुकसान ये है कि जब आपके पास अनसीन डेटा आएगा तो उसमें वो मे भी रिजल्ट आपको अच्छे ना दे। तो हमने 3 नेबर को कंसिडर किया, तो हमारे पास कुछ एनोमलीज या आउटलायर्स आना शुरू हो गए। बट हम अगर हमने अननोन डेटा को देखना है तो हम कभी कभी आउटलायर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आउटलायर को हम प्री प्रोसेसिंग स्टेज पे हम उसको उसका इफेक्ट जो है वो कम कर सकते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ केसेस देख रहे हैं। तो अगर आप देखें तो प्लॉट की तरफ देखें तो प्लॉट जो है टुवर्ड्स लिनियरिटी जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर। देन हम के इक्वल टू 10 चेक किया तो अगेन आपको आउटलायर नज़र आ रहे हैं, बट जो क्लासिफिकेशन है उसमें एरर आपका बढ़ता जा रहा है। आपके आउटलायर जो है नेक्स्ट बाउंड्री पे ज़्यादा जा रहे हैं अगर इस डेटा को हम देखें। देन हम जो है रिग्रेशन मॉडल को भी हम कैनन मेथड से देख सकते हैं, जिसमें आप जो है अगर y की वैल्यू देखनी हो तो आपने डेटा से एवरेज करके उस डेटा की वैल्यू पुट करना है। उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि अननोन डेटा का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, और जो है और आपको आउटलायर जो है उसको आप जो है रिमूव कर सकते हैं उस डेटा के इम्पैक्ट को। सिमिलरली अगर आपके पास कोई आउटलायर आ गया डेटा में, तो इस मेथड के थ्रू उस आउटलायर की वैल्यू को चेंज करके अपने रिजल्ट के करीब ला सकते हैं नेबर के एवरेज करके। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप एवरेज लेते हैं y वैल्यू की, एंड देन उस बेस पे वो वैल्यू आप पुट कर लेते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं ब्रीफली, ना कि डिटेल डिस्कशन की। तो इसमें भी आप जो है अगर 1 को कंसिडर करेंगे तो आपका प्लॉट ऐसे बनता जाएगा। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर सिंगल नेबर पे आप देखें तो x की वैल्यू जो आपका कॉर्नर है, कॉर्नर पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये x की जो डायरेक्शन में है कि आपका जो है वो मिसिंग डेटा है या न्यूली फाउंड डेटा है। सिमिलरली अगर आप k 3 देखें तो आप 3 नेबर का एवरेज लेते हैं अराउंड राइट और लेफ्ट, एंड उस बेस पे आप जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। सिमिलरली अगर हम 5 को देखें तो आपने 5 डेटा को कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल इस डेटा को अगर आपने कंसीडर करना है तो ये 5 और ये 5 आपने कंसीडर कर सकते हैं उस डेटा के लिए। देन अगेन तो उसका ये रिजल्ट आ रहा है कि आपका मॉडल जो है वो एरर ज़्यादा दे रहा है, वो मिनिमाइज करने के बजाय वो आपको काफ़ी जो है आउटलायर्स दे रहे हैं, और वो आपके इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो आपने के को ध्यान में रखना है कि किस तरह कौन सी के आपने चूज करनी है। देन क्या हम सिर्फ काउंटिंग करेंगे या इसका कोई तरीका भी है? तो अगर इसमें आप देखें 5 नेबर को कंसिडर करें तो मैं भी जो x2 या जो ये आपके पास डॉट है, इस बेस पे हम अगर सिर्फ काउंटिंग करनी है तो ये डेटा और ये डेटा में भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट ना दे।
अगर 5 को आप कंसिडर करें 3 and 2, तो सेम उस बेस पे जो आपकी 3 एक साइड पे है 2 अलग साइड पे है, तो मैं भी एवरेज को वो अफेक्ट करे, 3 ज़्यादा एवरेज आएगा। और काउंटिंग में भी देखें तो ये 5 है नहीं, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते कि ये वैल्यू किधर जाएगी। अगर आप एवरेज भी करें तो इक्वल एवरेज अगर होगी तो रिजल्ट पे तीनों का इफेक्ट ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है और रिजल्ट आपका मे बी x1 भी उधर चला जाएगा, तो आपके रिजल्ट अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए। सिमिलर रिग्रेशन में भी ये है कि आप जो है आपने जो है अगर एवरेजिंग करनी है, तो अगर 5 है तो इसका मतलब है कि x2 भी इस रेड की तरफ चला जाएगा, जो कि रिजल्ट नहीं है, वो कि आपने ब्लैक की तरफ लाना है अकॉर्डिंग टू द मैप और गिवन प्लॉट। तो इसके लिए वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि आपने वेटेड एवरेज लेना है, जिस तरफ आपका डेटा ज़्यादा है तो वो उस तरफ आपने वेटेज ज़्यादा रखनी है। ये जो है क्लासिफिकेशन के केस में भी है और रिग्रेशन के केस में भी है। रिग्रेशन के केस में आपकी जो फंक्शन है उसको आपने जो वेट दिया उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, देन उसको डिवाइड करना है इसी वेट से। मैंने आपको जीपीए का एग्जांपल दिया था जिसमें आप वेटेड एवरेज लेते हैं। एंड सिमिलरली उसके केस में भी यही है कि आपने ना जो आपका डेटा जिस क्लास के करीब हो तो उस क्लास को आपने ज़्यादा वेटेज देनी है बनिस्बत जिसका डिस्टेंस कम हो। तो इसके लिए हमने मुख्तलिफ वेट के लिए मुख्तलिफ फार्मूले पढ़े थे, जिसमें आप इनवर्स डिस्टेंस, एक्सपोनेंशियल विद इनवर्स डिस्टेंस गॉसियन से डिराइव है, एंड देन एक्सपोनेंशियल विद ओनली डिस्टेंस नॉट द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये हमने पढ़े थे। एंड देन कर्नल के फॉर्म में आप एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन लेते हैं वेट के तौर पे, जिसमें हमने अगर पिछले एग्जाम्पल में आप देखें तो ये इक्वेशन गिवन था, इक्वेशन गिवन है मुख्तलिफ ये, तो उसमें आप वेटेड फंक्शन लेते हैं स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लेते हैं, और उसके जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एक्चुअली आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, या इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, बैंडविड्थ भी कहते हैं कि आपका बैंडविड्थ है, ये आपको रिजल्ट जो है वो अफेक्ट करेगा। देन रिग्रेशन के लिए वही फार्मूला है कि आपने वेट को फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, देन वेट पे डिवाइड करना है, तो आपके पास उस वैल्यू की, फंक्शन की उस वैल्यू पे आपके पास वो रिजल्ट आता जाएगा। ये हमने पढ़ी थी, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। नो, एक्चुअली ये इस तरह नहीं होता। मैंने जीपीए का एग्जांपल लिया था, आपने एक टर्म के साथ, फॉर एग्जांपल अगर किसी का लैब और थ्योरी का रिजल्ट है तो 1 आवर और 3 आवर है, तो एक में भी आपने 3 जीबीए ले लिया, लैब में आपने 3 जीबीए ले लिया। अब 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 करते हैं, डिवाइड बाय 4 करते हैं, समेशन ऑफ वेट पे करते हैं, और जो है वो वेट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को, तो उससे आपका जीपीए आता है। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी किए हैं, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू भी देखें तो वो लैम्डा की वैल्यू आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा है। 5 के केस में अगर देखें तो आपको रिजल्ट नियरली डिजायर या वो मॉडल है वो आपको दे रहा है। अच्छा, तो अगर इस डेटा सेट को आप देखें, इनकी बाउंड्री को कंपेयर करें, इस डेटा सेट को इसने क्या किया है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया है। इस अगर आप देखें D1 ये आपके पास रिजल्ट है, और D2 क्या किया है, जो XY जो आपके पास वो है सच दैट x इज इक्वल टू 2x डैश, और x डैश और की वैल्यू जो है वो ये है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उनकी डिस्टेंस जो है आपस में 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ईच पॉइंट के दरमियान वो 2 टाइम इंक्रीज हुई इस प्लॉट में। तो क्या ये प्लॉट में कुछ अफेक्ट करेगा? 2 डेटा सेट कंपेयर द बाउंड्रीज इन D1 एंड D2 विद 1 NN या k is equal to 1। तो इसका एस्पेक्ट क्या है और इसके प्लॉट पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं? जस्ट डेटा आपके पास होंगे, आपने हर डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप हर डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। मल्टीप्लाई होती है सिर्फ x पॉइंट के साथ की,
ये जो आपके पास x को 2 किया है ना जी जी, तो आपके पास जो नया x आएगा वो x स्टेज लेकिन उसके अगेंस्ट y की वैल्यू सेम रहेगी। y की वैल्यू जो x स्टेज है उसमें जो डिस्टेंस का इफेक्ट है ना, फॉर एग्जांपल हमने जो पीछे फार्मूले पढ़े, तो x डिस्टेंस के फार्मूले हम पढ़ेंगे, एक्विलिब्रियम वगैरह डिस्टेंस, और जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। जो डिस्टेंस अगर आप देखें ना प्लॉट को, ये इनका डिस्टेंस देखिए इंक्रीज हुआ है, ये अगर ये देखिए तो फिर ये वजह होगी कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम y x को चेंज करेंगे तो y भी ऑब्वियसली चेंज होगा। जी जी, तो ये एक्चुअली अगर आप देखें ये x डोमेन सिर्फ चेंज हुआ है, y डोमेन सेम है। देखें अब इसको देखें, सेम है ऑलमोस्ट, तो x डोमेन को आपने एक्सटेंड कर दिया, जिससे डिस्टेंस जो है आपका डबल हो रहा है। ठीक, तो अगर आप देखें टू डेटा सेट इवन दो द डेटा आर लीनियरली स्केल कर दिया आपने डेटा को, ठीक हो गया। द बाउंड्री चेंजेस, इनकी जो बाउंड्रीज है दरमियान में डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। आप मैप को देख, इसके प्लॉट को देख और इसको प्लॉट को देख, तो इसलिए आपको जो है इनके दरमियान डिस्टेंस मेजर को आपने चेंज करना है, क्योंकि आपका डेटा हालांकि वही डेटा है, सिर्फ जस्ट आपने एम्पलीफाई कर दिया उसको। क्यों डिफाइन किया? तो ये असल में कंडीशन डिपेंड है। इस क्वेश्चन का मतलब ये कि जो आपका डिसीजन, जो आपका बाउंड्री है ना, जो डिस्टेंस मेजर है वो डिपेंड करता है डेटा की उस पे डिस्टेंस पे। वो आपको डिसीजन जो बाउंड्री दे रही है वो एक्चुअली इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो अफेक्ट कर रहा है। इसके मल्टीप्लिकेशन का ही मतलब है कि डेटा आपकी उसी फॉर्म में है, बट आपने जब उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके डिसीजन बाउंड्री पे इफेक्ट पड़ गया, क्लासिफिकेशन पे इफेक्ट पड़ गया। तो अच्छा, अब मोस्टली जो यूज होता है किसी दो पॉइंट में डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए वो यूक्लिडियन डिस्टेंस से कहते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और डिस्टेंस यूज होते हैं, महाला नोविस डिस्टेंस, कोसाइन सिमिलरिटी, एंड देन आपके पास पियर्सन कोरिलेशन, जैकर्ड सिमिलरिटी। ये कुछ हमारे पास माइनर है जो हम दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये हम कोशिश करेंगे कि कवर कर ले आगे। क्या कैनन को हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज कर सकते हैं? नो, क्योंकि अगर हमारे पास न्यूमेरिक डेटा से मुराद है कि आपका डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में है, 1 2 3 के फॉर्म में है। इसके अलावा अगर आपका डेटा जो है वो कैटेगरी के फॉर्म में है या वैल्यूज के फॉर्म में है, सॉरी अल्फाबेटिकल वैल्यू में, लाइक फॉर एग्जांपल रेड ब्लू येलो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो हम इसको कैनन से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैनन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डिस्टेंस है। तो इसलिए हम इसको किसी भी टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर उसका हम डिस्टेंस डिफाइन कर सकें, जिसमें सेट्स हैं, टेक्स्ट है, एटसेट्रा। टेक्स्ट यूजुअली बड़ा प्रॉब्लम है, तो पता है आपने एनएलपी के वो असाइनमेंट की है जिसमें आपने टेक्स्ट डेटा को देखा है, तो इवन उसमें भी कैनन का आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है जिसमें वॉवल्स हैं, क्योंकि वॉवल हर वर्ड में यूज हो रहा है, तो एक क्लास बना सकते हैं कि अगर इस तरह वॉवल है तो वो एक किस्म का वर्ड हो सकता है। तो जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, आप अगर रिसर्च देखनी है तो वो देख सकते हैं कि किस तरह यूज हुआ है। नॉर्म हमने लास्ट क्लास में किया था, ये मैं रिपीट नहीं करूँगा। हमने जो है मैंने लास्ट में इसके एग्जांपल की थी। नॉर्म ऐसे 3 कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अगर आपका नॉर्म में फंक्शन है वो 0 होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो वेक्टर है वो 0 नहीं है, अदरवाइज 0 है। अगर नॉर्म 0 इसका मतलब है आपका वेक्टर 0 है। और अगर किसी भी फंक्शन को की रेडियस को आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस फंक्शन को अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई और वेक्टर होगा, वो अगर फंक्शन के अंदर ऐड हो रहा है तो वो लिस्ट होगा इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ दैट दोज वैल्यूज, दोज वेक्टर।
तो फिर मैंने इसका जो फार्मूला सिंबल ये है आपके सामने है, ये सिंबल है, और इसका जो हम फाइंड करते हैं वो ये फार्मूला है। पी की वैल्यू चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। एंड ये मैंने एग्जांपल किए थे। नॉर्म 1 का एग्जांपल है जिसमें आप पावर 0 लेते हैं एंड रूट 1 लेते हैं, पावर 1 लेते हैं और रूट 1 लेते हैं। सिमिलरली 2 का मैंने किया था स्क्वायर रूट, 2 नॉर्म का तो रूट लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। एंड इन्फिनिटी में आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपका इनफाइनाइट नॉर्म है। ये मैंने लास्ट टाइम किया भी है, तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो एग्जांपल में कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास L1 नॉर्म हो तो उस अगर L1 नॉर्म के थ्रू हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसको मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं, जस्ट वो वैल्यू आपको दे रहा होता है। अगर इसको आप एक्सपेंड करें, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 2 3 4 है और y की वैल्यू आपके पास 2 3 4 5 है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? इसको आपने सम करना है, ये x है और ये y है, तो आपने 1 - 2 प्लस 2 - 3 प्लस 3 - 4 प्लस 4 - 5, तो अगर आप देखें तो ये हर वैल्यू 1 1 दे रहा है, तो -4 इसका समेशन आ जाएगा और ये आपके पास 4 रिजल्ट आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले लेंगे। ये जस्ट एग्जांपल है। तो आपका डिस्टेंस जो इनके दरमियान ईच पॉइंट का जो डिस्टेंस 1 आ रहा है, 1 पॉइंट से ये डिस्टेंस है, और अगर आप जो है इनको सम करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 4 आ रहा है। ये L1 नॉर्म है आपके पास। मैनहट्टन डिस्टेंस इस तरह फाइंड करते हैं 2 पॉइंट के दरमियान। सिमिलरली जो आपका L2 नॉर्म है वो एक्चुअली उसको L2 नॉर्म कहते हैं या नॉर्म कहते हैं। यूजुअली L2 नॉर्म को नॉर्म ही कहते हैं। तो वो क्या है, वो जस्ट आपने स्क्वायर लेना है, उसको अंडर रूट करना है। जो मैंने एग्जांपल कर लिया, इस वैल्यू को आपने स्क्वायर करना है, ईच वैल्यू के डिफरेंस को, एंड देन और आपने अंडर रूट लेना है, तो आपके पास यूक्लिडियन डिस्टेंस आ जाएगा किसी भी फॉर्म के साथ। मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत नहीं, ये देन अगर हम उसको जनरलाइज कर दें तो एल के नॉर्म के लिए आपने क्या करना है, ईच वैल्यू का आपने पावर के लेना है एंड उसका kth रूट लेना है। ये आपके पास के नॉर्म आ जाएगा। जो अगर आप kth डिस्टेंस मेजर ले रहे, आपने कहा है कि यूटिलिटी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने अच्छा नहीं दे रहा, तो मैं k को चेंज कर लूँ और उसके थ्रू मुझे अच्छे रिजल्ट आ जाए। और अगर हमने L इन्फिनिटी करना है नॉर्म, तो आपने इन्फिनिटी पावर लेनी है और इन्फिनिटी रूट लेना है। बट पीछे हमने देखा था कि उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं उसमें, या अगर आप देखें तो इसको समराइज किया है कि मैक्स वैल्यू इन ऑल, ये जो आपके पास अगर आप देखें इस दोनों को कंपेयर करें, सम के बगैर आपने वो क्या करें, जिसका मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है वो आपका रिजल्ट है। एंड देन फॉर एक्स और वाई फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है। सर 1 और 2 पावर को डिटरमिन कर दें जी, एक डाटा पॉइंट में पावर को डिटरमिन कर दें। हाँ, ये 1 2 कह रही है जी सर, ये आपकी p को वैल्यू कर रहा है। p एक्चुअली पावर में भी यूज हो रहा है और रूट में भी यूज हो रहा है। ठीक है। तो pth पावर एंड pth रूट। हमें p को देख के पता चलेगा हमने कौन सा नॉर्म यूज करना है। यस यस, बल्कि आपने उल्टा करना है, 2 से करके पावर और फाइंड करेंगे आप रिवर्स p को फाइंड। यस। अच्छा, तो अगर आप जनरलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस को देखें तो L1 नॉर्म आपको इस तरह पिक्चर दे रहा है फ्रॉम ओरिजिन, कि अगर आप देखें ये तकरीबन 1 1 वैल्यू आपको दे रही है, और ये आपको एक सर्कल दे रहा है। सर्कल आपको क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आपने वो लास्ट टाइम जो हम एग्जांपल कर रहे थे एल नॉर्म की, तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। ये डिस्टेंस L2 नॉर्म है आपके पास, ये डिस्टेंस आपके पास L2 आ रहा है जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की थी लास्ट लेक्चर में। तो अगर आप देखें इस
इसको आप घुमाते जाएं इर्द गिर्द, तो आपके पास एक सर्कल बन जाएगा इन एक्स वाई रीजन। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, इसको आप रेडियस कंसिडर करें, तो रेडियस सर्कल का जो है वो बाउंड्री से इक्वल होगा, तो आपके पास ये शेप दे रहा है। सिमिलरली एलके नोड वो इस तरह आपका शेप दे रहा है। ये जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है ये पिक्चर वो इस तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने इसको ज़्यादा देखा नहीं है, बट ये मुझे इस तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये एक्चुअली ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, क्योंकि आपका डोमेन चेंज हो गया। L2 में आपका डोमेन 2 है, Lk में के डोमेन है, तो इसको इस तरह विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट मुझे लग रहा है कि ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, इसको कॉमन करके अगर आप इसको देखें फिगर को, ये ऑलमोस्ट इक्वल है फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली ये, तो ये के डोमेन है और L इंफिनिटी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उसका शेप कुछ इस तरह आ रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर आपके पास जो वेक्टर जो L2 डोमेन को अगर आप देखें तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपके पास ज़्यादा आ रही है, एक ये है और एक ये है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्चुअली आपका इन्फिनिटी डोमेन है, तो वो इस तरह वो रेक्टेंगल बनता जाएगा, एक रेक्टेंगल, क्योंकि हर उसका आपने देना है तो वो एक किस्म का रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इस तरह बॉक्स होते हैं ना, वो कम ज्यादा भी हो सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये स्क्वायर होता है जिसके हर पार्ट इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है उसके पार्ट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। अच्छा, अब अक्सर ये होता है कि आपके पास जो आपका डेटा सेट होता है वो उनकी वैल्यू जो है वो आपस में काफ़ी जो है उनका डिस्टेंस हाई होता है, तो उसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि अपने डेटा सेट को नॉर्मलाइज करके उनकी डिस्टेंस को आपस में एक रिलेशन बन जाए। अगर आप इस डेटा को देखें, ए बी आपस में काफ़ी दूर है, तो इसके लिए लिटरेचर में या रिसर्च यूजुअली क्या करते हैं, अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन का ये इफेक्ट होता है कि वो इफेक्ट सबसे इक्वल चला जाता है। तो अब आप अपने जो स्पेस है डेटा का वो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। अगर किसी ने लिटरेचर पढ़ा हो तो मेरी पेपर में जो आपको नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने देखा हो, इसमें आप उसमें क्या होता है कि अपने डेटा सेट को नॉर्मलाइज जी सारे डेटा को जीरो, बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल आपका डेटा अगर आ रहा है 1 to 100 आपका है, जैसे 1 to 100 आपके पास रिजल्ट परसेंटेज में है, अगर आप उसको 0-1 के दरमियान में ले आते तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल 90% आपके अगर मार्क्स है तो अगर हम उसको 1 स्केल पे ले जाए तो आप 0.9 हो जाएगा, 0.9 by 1 अगर करें वही 90% बन जाएगा, तो आप जो आपका रिजल्ट है वो सेम है। नॉर्मलाइज्ड डेटा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये 0 है, 100 रेंज है, आपने क्या करना है, इस रेंज को ये करना है 0 to 1 करना है। फॉर एग्जांपल इसमें ये 50th या हाफ ऑफ दी ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस आपने क्या करना है, आपने कहना है कि यार मेरी स्केल जो है, अगर आपने एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन में एफएससी में हम पढ़ते हैं जिसमें एक्सेस चेंज करते हैं, वो एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है, आप एक्सेस को चेंज कर देते हैं 0-100 की बजाय पर 0 और 1 के दरमियान करते हैं। तो इसका फार्मूला मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, बट जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 0.5 का वही इम्पैक्ट है इस डोमेन में जो कि 50 का है इस डोमेन में, तो डेटा नॉर्मलाइजेशन इसको कहते हैं। अब ये कैसे होता है, ये करते किस तरह है, फॉर एग्जांपल ये इसका फार्मूला है,
ये एक्चुअली, और इसको क्या हेलोनोबिस डिस्टेंस कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। आप स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हैं टेक्निक्स में, आप स्टैंडर्ड डिविएशन में आपने पढ़ा है, मीन आपने पढ़ा है। ये अब एक्स आपके पास वैल्यू है और वाई भी आपके पास गिवन वैल्यू है। इनके दरमियान आपने फर्क ढूंढना है एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन पे आपने उसको डिवाइड करना है। तो ये एक्चुअली आपके पास डिस्टेंस देगा। जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे होगा? किसी भी डेटा को अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे तो आपके पास न्यू डेटा होगा, वो क्या होगा? और डेटा को आपने मीन से माइनस करना है, मीन उससे, एंड देन उसको स्टैंडर्ड डिविएशन पे डिवाइड करना है, तो आपके पास एक और वैल्यू आ जाएगी। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम नॉर्मलाइज डेटा कहेंगे इन दैट स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फार्मूला है? और स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला भी ढूंढना पड़ेगा। x bar divided by L under root। हाँ, x क्या? x minus x bar। अच्छा ओके, तो वही मीन आ रहा है, मीन आ गया ना तकरीबन। और उसका फिर लेके अंडर जी, तो वो आप लोग की इसका मतलब प्रैक्टिस है, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन आप जो है इजीली डिराइव कर सकते हैं। और मीन आएगी तो आपको पता ही है, तो सिंपल है, सबको सम करो और नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड करो तो आपके पास मीन आ जाएगा। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है x माइनस x बार का मतलब मीन ही है, एंड डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ सैंपल अंडर रूट उसका, तो वो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दे देगा। तो इससे आप जो है वो आप निकाल सकते हैं न्यू पॉइंट। तो इस स्पेस को, डेटा स्पेस को अपने एक नॉर्मलाइज्ड डेटा स्पेस में चेंज कर दिया। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको 0 और 100 और 0 से 1 के दरमियान जो एग्जांपल दिए थे।